लोकल 18 नेटवर्क 18 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं गौहर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त में अपने आप में एक चुनौती है, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पूरी एक कंपनी खड़ी कर देना, और वो भी 300 करोड़ की, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। इस वक्त मेरे साथ अतुल रॉय हैं, जिन्होंने ये कंपनी बनाई है, और इस वक्त ये दिल्ली एनसीआर में ही बेस्ड है, उनकी कंपनी भी यहीं पे बेस्ड है। अतुल, पहले तो नेटवर्क 18 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी और ऑफ कोर्स इट इज़ अ बिग बिग प्लेटफॉर्म फॉर अस टू कम। अतुल, कंपनी पे मैं आऊंगा क्योंकि मैं फिगर्स भी बता चुका हूँ, लोग क्यूरियोसिटी से भर चुके होंगे इस वक्त, मगर मैं उससे पहले जानना चाहता हूँ कि स्टडीज कहाँ से हुई थी, आपकी शुरुआती स्टडीज कहाँ से हुई थी? तो मैंने पढ़ाई करी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर से, और मैंने वहाँ पे अपना मास्टर्स किया है। मैंने अपनी जो मास्टर्स थीसिस है वो ग्राफीन लैब के साथ करी है, जिसको 2010 का नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और उसके बाद मैं 2011-12 वहाँ पे पढ़ाई करने के बाद मैं मैनचेस्टर से हंगरी चला गया, जहाँ पे मैं रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट पे काम कर रहा था मशीन लर्निंग ग्रुप में यूनिवर्सिटी ऑफ सेगेट के साथ। और वहाँ फिर मैं 2 साल काम किया, और 2014-15 के शुरुआत में मैं वापस आया, और फिर बाकी की शुरुआत इस स्टार्टअप के रूप में हमने करी। अतुल, ये तो आपने बहुत आगे की बात बता दी, मगर शुरुआती स्टडीज कहाँ से हुई है, स्कूलिंग कहाँ से हुई तो आपकी? मेरी स्कूलिंग जो है बनारस से हुई है। आई बिलोंग टू आजमगढ़, बट मेरी स्कूलिंग बनारस से हुई, और उसके बाद फिर मैं यूपीटी उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया कंप्यूटर साइंस में। और मैं 2006-10 बैच का टॉपर भी था और ओके। कंप्यूटर साइंस में। और उसके बाद फिर हमने आगे की पढ़ाई के लिए फिर क्योंकि एआई में इंटरेस्ट था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2009-10 में ही मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था एआई में। आगे पढ़ाई के लिए फिर मैनचेस्टर चुना, क्योंकि मैनचेस्टर जानी जाती है अपने एआई के लिए। वहाँ एलन ट्यूरिंग। शुरुआती से ही एआई में इंटरेस्ट था, आप स्कूलिंग से या कॉलेज में आके हुआ, या उसमें कहीं बीच में कुछ ऐसा? तो स्कूलिंग तो ऐसा नहीं था। स्कूलिंग मैंने तो कंप्यूटर पहली बार बीटेक में देखा था। ओके। उसके पहले कभी मैंने कंप्यूटर नहीं वो किया था, बट ये था कि व्हेन जब आप एआई बोलो तो मेरा एक उसमें बड़ी बेसिक फील्ड होती है कंप्यूटर विजन, मतलब जो इमेज या वीडियोस के रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उसमें इंटरेस्ट मेरा अपने बीटेक के फर्स्ट ईयर से ही था। और इस कंपनी जो स्टॉक क्यू है आपकी कंपनी, थैंक यू जी। स्टैक क्यू है आपकी कंपनी, जी एक तो प्रोनाउंस करना बहुत जी। मुश्किल है इसको, कब ये बनाने का आइडिया आया और पूरी ये कब डेवलप हुआ? तो बेसिकली स्टैक्यूम में हम 3 फाउंडर हैं, मैं, अनुराग और पंकज। तो मेरा बैकग्राउंड एआई में था, और आपको सिर्फ एआई से कोई एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री आप नहीं बना सकते, आपको लोग चाहिए होते हैं इंजीनियरिंग में। तो अनुराग की जो एक्सपर्टीज़ थी वो नेटिव प्रोग्रामिंग में थी, जो लोकल हार्डवेयर पे आप ही इज अ कोडिंग। को-फाउंडर। को-फाउंडर, तो ये थ्री फाउंडर्स। तो अनुराग की एक्सपर्टीज़ उस चीज़ में थी जहाँ पे वो लोकल नेटिव लेवल पे प्रोग्रामिंग कर लें। पंकज सर्वर लेवल प्रोग्रामिंग, जो कि आप इंटरनेट के माध्यम से जो कोड एक्सेस करते हैं, या जो भी आप प्रोडक्ट एक्सेस करते हैं, उसमें उनकी एक्सपर्टीज़ थी। तो हम 3 फाउंडर मिले 2014-15 में, तो हम एक कॉमन इंटरेस्ट पॉइंट पे मिले। तो हमें ये लगा कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और तब फिर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। जब आपको कॉम्प्लीमेंट्री फाउंडर मिलता है, देन आपको आप फिर बड़े आइडियाज़ को लेके एग्जीक्यूट कर पाते हो। तो हम तीनों तब से साथ में वो नाम फिर कंपनी का सोचना, जैसे आपने बोला स्टैक क्यू बहुत कठिन नाम है, हमने बहुत ट्राई किया कि क्या नाम रखें। तो स्टैक और क्यू 2 डेटा स्ट्रक्चर होते हैं कंप्यूटर साइंस में, दोनों को मर्ज किया जाए तो स्टैक क्यू नाम आया। और बहुत सारे लोगों ने इसकी कंप्लेन करी कि स्टैक क्यू बहुत कठिन नाम है, तब इसलिए हमने फिर जार्विस नाम का प्रोडक्ट निकाला, पावर्ड बाई स्टैक क्यू। बट ये शुरुआत थी, हमने शुरू करा एक छोटे से फ्लैट में, हमने 1 साल तक बूट स्ट्रैप कौन भी। से ईयर में शुरू हुआ था? ये 2015 जून की बात है। ओके। 16 जून 2015 वी स्टार्टेड। आई थिंक इस जून में हम अपना 9वां साल पूरा करेंगे। तो एक फ्लैट में स्टार्ट करा हमने, 1 साल उस फ्लैट में ही हम साथ में ही रहते थे, 6 लोग थे टोटल, हम 6 उस फ्लैट में ही रहते थे, और इस सॉफ्टवेयर को डेवलप उस टाइम से शुरू किया। और 2016 में हमें पहली फंडिंग मिली, जो कि इंडियन एंजल नेटवर्क ने किया, और वो कुछ 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए की थी। उसके बाद से फिर आपको आप बिल्ड करते गए, और आपने एक नई फील्ड चुनी जिसको कोई चुनता नहीं है। अच्छा, जो मैंने फिगर कोट किया था स्टार्टिंग में 300 करोड़ की कंपनी, जी। सो वो सही है अभी हाँ, 300 वो करोड़? सही है, बिकॉज़ वैल्यूएशन इज़ समथिंग व्हिच इन्वेस्टर्स गिव टू यू। एक होता है एक रेवेन्यू, एक होता है वो। नहीं, इससे ज्यादा तो नहीं है, मैं वो पूछ रहा था, नहीं, 300 उससे करोड़ ज़्यादा तो। नहीं। वी आर एट 300 करोड़, 350, 300 करोड़ इज़ समथिंग व्हिच वी आर लाइक, अपना अगला राउंड हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं, तो ओके। हम उस पे अब क्या टाई अप्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ आपके टाई अप्स हो रहे हैं, जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी बहुत ज्यादा इंडिया में प्रिवेल हो रही है, सो राइट। क्या? एआई क्या है कि ऑफ डेटा बहुत हो, डिजिटलाइजेशन के दुनिया में डेटा बहुत ज़्यादा हो गया। अब डेटा बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये ह्यूमन या इंसान के बस का नहीं है कि हर डेटा को एनालाइज करे। और कैमरा उसमें एक सबसे पावरफुल एरिया है, बिकॉज कैमरा हर सेकंड में 10 फ्रेम्स आ रहे हैं। आप सोचो 10 फ्रेम मतलब 10 अलग अलग इमेजेज आ रही हैं एक कैमरा से। और मैं सिर्फ कैमरा कैमरा पकड़ूँ तो दिल्ली जैसे शहर में 80,000 1 लाख कैमरे हैं। तो ऐसे में ये डेटा एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल होता है। और एआई, उसका जो एआई होता है, जो इमेज एनालिसिस का जो एआई होता है, वो हमें बहुत अट्रैक्टिव फील्ड लगी। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरी शुरुआत उसी फील्ड में हुई। तो एआई भारत जैसे देश के लिए तो अपने आप में उस वैसे भी बहुत बड़ी और ज़रूरत की चीज़ है, क्योंकि हम इतने बड़े देश हैं कि हम डेटा को, और इतना डेटा प्रोड्यूस कर रहे हैं, गिवन दैट हमारे यहाँ शायद इंटरनेट का कॉस्ट दुनिया में सबसे सस्ता है। हम्म। तो हम इंटरनेट की वजह से और बहुत सारे पेनिट्रेशन की वजह से, डेटा डिजिटलाइजेशन की वजह से डेटा बहुत हो रहा है, और डेटा से कोई इन्फॉर्मेशन निकालना आज के डेट में मैनुअली इम्पॉसिबल है। तो ऐसे में एआई एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, और एआई अब तो दुनिया के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। अलग अलग प्रकार के टूल आ रहे हैं, कुछ लैंग्वेज पे बेस्ड आउट हैं, जैसे चैट जीपीटी है, दुनिया भर के और भी बहुत सारे टूल्स हैं। बट हमें अपनी फील्ड में मतलब आपको, आप जिसमें पैशनेटेड होते हो, जिसमें आपका नॉलेज होता है, वहीं पे कुछ आप रेबेलियन प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हो। ओके। क्या दिख रहा है इस वक्त फ्यूचर आपको एआई का, किस तरीके से आगे प्रिवेल करेगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसको पढ़ने में, मगर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम दिख रही है इस टाइम लोगों को?
एआई अभी बहुत ही इवॉल्विंग फील्ड है। मैं ये बोलूँगा कि अभी भी अपने अर्ली स्टेज में है। अभी एआई जितना कर सकता है उस उतना अभी उस लेवल पे अभी पहुँचा नहीं है, अभी और भी उसमें संभावनाएँ हैं। एआई की जब बात कर रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट यही वही बात होती है कि डेटा से ड्रिवन एआई है और डेटा बहुत ज़्यादा है तो कहीं न कहीं एआई और इवॉल्व होगी और भी चीज़ें आएँगी। तो फ्यूचर इसका ब्राइट है, फ्यूचर बड़ा है। जो अभी नए लोग आ रहे हैं एआई जी। की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं, जी। उनको कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? अगर वो स्कूल स्कूल में है, अपने 12th में है, अपने 10th में है, तो किस तरीके से वो इस फील्ड में आ सकते हैं और कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ खुली हैं और कहाँ से वो स्टडी भी कर सकते हैं? थोड़ा इस पे स्कूल में तो मुझे लगता है कि स्कूलिंग ही करनी चाहिए। अभी मैं देखता हूँ बहुत सारे स्कूल्स में एआई पढ़ाया जा रहा है। मेरे हिसाब से कुछ वो ज़्यादा जाती है। मैंने बताया मैंने कंप्यूटर साइंस मैंने कंप्यूटर ही पहली बार बीटेक सेकंड ईयर में देखा था। ओके। तो मेरे हिसाब से वक़्त देना चाहिए। मैथमेटिक्स हमारा आज के टाइम में मैं एआई की बात करूँ तो मैथमेटिक्स का सारा फंडामेंटल्स मैथमेटिक्स से डिराइव होता है। और वो आपने वही नहीं पढ़ाई करी है 12th तक ढंग से तो फिर आगे आप जैसे बेसिक्स जो 10th-12th के वो बेसिक्स बहुत आता है, ज़रूरी होते हैं। मैट्रिक्स पढ़ाया ही जाता है 11th-12th में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल। वो सारी इमेज एक मैट्रिक्स के फॉर्म में है। वो 2 सभी यूज़ हो रहे हैं। सारे इस्तेमाल होते हैं। तो मेरे हिसाब से पढ़ाई तो ज़रूरी है। वो जैसे है वो खराब गलत नहीं है। उसके बाद 12th उसके बाद 12th के बाद आप कंप्यूटर साइंस में आप तो बहुत सारे कोर्सेज स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं एआई इन बीटेक इन एआई एंड ऑल या मशीन लर्निंग तो डेटा साइंस अलग अलग फील्ड है वो अपने चॉइस के हिसाब से अगर आप टेक्स्ट के डेटा पे एनालिसिस करना चाहते हो तो आप डेटा साइंस के फील्ड में जा सकते हैं एआई में आप इमेज में जाना चाहते हैं तो आप बहुत सारे एआई इन कंप्यूटर विजन कोर्सेज होते हैं कंप्यूटर विजन बोलते हैं इस फील्ड को जिसमें इमेज और वीडियोस के साथ वो किया जाता है ऐसे ही ऑडियो तो 3 प्रकार का डेटा होता है ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट तो जैसे आपकी इच्छा जैसे आपका इंटरेस्ट है जो फील्ड में आप इंटरेस्ट रखते हो उस फील्ड को चूज करिए और उसमें अपना काम करिए लेकिन इट इज़ ऑन द इंजीनियरिंग साइड जब आप इंजीनियरिंग में आए 12th तक की पढ़ाई बहुत जरूरी है फंडामेंटल मैथमेटिक्स बहुत डीप में पूछा लीनियर अलजेब्रा से लेके नॉन लीनियर अलजेब्रा मैट्रिक्स से सारी चीज़ें आती हैं और आपकी इंजीनियरिंग में भी पढ़ाया जाता है तो मेरे हिसाब से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो पढ़ाई सही रखें क्योंकि कंप्यूटर साइंस सबसे कोडिंग नहीं है कंप्यूटर साइंस एक बहुत डीप मैथमेटिक्स है और वो आपका स्ट्रांग होना जरूरी है कौन से इंस्टीट्यूट्स आप देख रहे हैं इस वक़्त इंडिया में जहाँ से बच्चों को कोचिंग लेनी चाहिए या पढ़ने जाना चाहिए एआई के लिए? कॉलेजेस बहुत सारे कोर्सेज हम तो हालांकि अभी आईआईटी दिल्ली के साथ हम लोगों का कोलैबोरेशन है और आईआईटी में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है दिल्ली में और बहुत सारे ट्रिपल आईटी हैदराबाद है जो कि वहाँ पे भी कंप्यूटर विजन या मशीन लर्निंग में अच्छा काम होता है आईटी मद्रास है जहाँ पे ऑडियो में बहुत अच्छा काम होता है स्पीच में अच्छा काम होता है तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे मतलब एआई अभी इवॉल्व और अच्छा करना शुरू कर दिया है पहले ये इंस्टीट्यूशन इंडिया में नहीं थे मतलब जब मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा था तब एआई नहीं पढ़ाया जाता था क्योंकि जब इतना लोग इस पे स्पेंड करेंगे, इसकी पढ़ाई पे स्पेंड करेंगे, फिर लोग सोचेंगे कि जॉब अपॉर्चुनिटी क्या है और किस तरीके से उनकी फर्स्ट सैलरीज़ होंगी या जी। स्टार्टिंग क्या पर्क्स मिलेंगे उनको। वो इस वक़्त क्या है इस इंडस्ट्री में, उस पे क्या चल रहा है? अब एआई में ऑफ कोर्स लोग भी कम हैं, डिमांड ज़्यादा है तो सैलरीज़ तो ऑफ कोर्स उनकी ज़्यादा होती है। मतलब ये मान के चलो कि अगर मैं एक्स एक्स सैलरी देता हूँ किसी एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर को, तो एक एआई रिसर्च का जो डेवलपर होता है उसको 3x या 4x की सैलरी मिलती है शुरुआती ही टाइम में। मान लो मैं एक नॉर्मल डेवलपर जब मेरे यहाँ ज्वाइन करता है तो वो 6 लाख पे ज्वाइन करता है, 6 लाख 8 लाख के सैलरी पे, ये एवरेज है। और लेकिन जो एआई रिसर्च का जो अपना फर्स्ट जॉब ज्वाइन करता है वो 18 लाख 20 लाख पे ज्वाइन करता है। दैट वन इज़ एक्सपीरियंस्ड मोर देन दैट। नो इट्स मोर देन कि हाँ आपको उसने अपने बीटेक के दौरान पेपर्स लिखे होंगे, पढ़ाई करी होगी, 1-2 रिसर्च एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तो वो है। और आपको फिर आगे तो आप जहाँ तक जा सकते हो फिर तो सैलरी में आज के टाइम में लास्ट सवाल की तरफ आ रहा हूँ। गोल्स क्या हैं? कंपनी कहाँ तक लेके जानी है? कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं? 2 प्रकार के गोल हैं, जैसा कि पहले भी बोला कि एक तो गोल ये है कि आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए स्टार्टअप नहीं खोलते। स्टार्टअप बहुत सारे यूनिकॉर्न्स हैं, पर जो हम कर पा रहे हैं शायद कोई यूनिकॉर्न नहीं कर पाएगा इंडिया में। ये इस पे हम प्राइड लेते हैं क्योंकि क्रिमिनल्स पकड़ना हम एक देखते हैं हमारे साथ अखबार में रोज़ पढ़ते हैं कि ये क्राइम हो गया, वो हो गया, लेकिन उस पे एक्ट कौन करता है? हम सोचते हैं कि यूपीएससी करके ही होगा वो। पर क्या सॉफ्टवेयर या टेक्नोलॉजी से नहीं हो सकता है वो हम प्रूव कर रहे हैं। तो वो जो इम्पैक्ट है ना, वो आपको बहुत पैसिनेटेड रखता है। इंडिया जैसा देश जहाँ पे हर घंटे 300 आईपीसी क्राइम्स हो रहे हैं और 100 मर्डर्स हो रहे हैं, वहाँ पे टेक्नोलॉजी अगर जाके कुछ इम्पैक्ट दे पा रहा है तो मेरे हिसाब से सबसे पहली बात है और सबसे बड़ी चीज़ तो यही है हमारे लिए कि हम वो कर पा रहे हैं। आगे जाके हमारा प्रयास तो यही है कि इस चीज़ को जो हम कैमरा के माध्यम से करने की कोशिश कर रहे हैं या कैमरा से सिक्योरिटी या इनसाइट्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं उसको और सारे कैमराज उस पर कवर करें। अभी तो हमने बहुत मतलब टोटल कैमरा अगर 20 लाख इंडिया में 2 करोड़ सोल होते हैं इंडिया में, तो हमने तो सिर्फ 20,000 या 40,000 किए हैं अभी। ये सारे कैमराज आर लाइक डम डिवाइसेस डूइंग नथिंग। मतलब इस कैमरा के सामने आप मुझे मार पीट के चले जाओ या कोई कुछ क्राइम हो जाए तो कुछ नहीं होता उसके सामने, अगर कोई देख ना रहा हो तो। आवर डिवाइसेस हैज टू बी स्मार्ट, इट शुड नॉट बी डम डिवाइसेस। तो मेकिंग ए स्मार्ट कैमरा स्मार्टर इज आवर विजन और मिशन कि वो एक कैमरा थर्ड आई की तरह काम करे और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज या अलग जो इनसाइट्स कलेक्शन वाले लोग हैं उनको रियल टाइम में इनसाइट दे पाए। वो इसी विजन स्टॉक के साथ। मार्केट पे जाने का कोई इन फ्यूचर इरादा या फिर अगले 2 साल में कितना कमा लेगा, कितना रेवेन्यू जनरेट करेगा? 2029 में हमारा टारगेट है। 2028 तक हमारी कोशिश है कि हम 500 करोड़ तक की रेवेन्यू टच कर लें। उसके बाद फिर आप 12 टाइम्स 15 टाइम्स को अपने आप को आईपीओ में रजिस्टर करते हो जो आपका यूनिकॉर्न का वो है। तो हम यूनिकॉर्न के होने के पीछे नहीं भाग रहे हैं, हम ये भाग रहे हैं कि अपने से जनरेट करके रेवेन्यू हम वहाँ तक जाएं रेदर देन कोई मुझे प्राइवेट वीसी मुझे वो वैल्यू दे, पब्लिक मुझे वो वैल्यू दे और वो वैल्यू फिर हम रिटर्न भी करें एज ए सोशल इम्पैक्ट एंड ऑल्सो विद द रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। असल समझने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया एंड आई थिंक लोग इस इंटरव्यू को सुन के जो है एआई की तरफ जाएँगे। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस टाइम। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज़ 18 के लिए।